नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारा एक ऐसा शो जिसके जरिए आपको प्रदेश की हर सियासी हलचल से हम आपको रूबरू कराते हैं, आपको बताते हैं कि अपडेट्स क्या है, किस तरीके की रणनीति बन रही है और जो कदम आज उठ रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम किस तरीके के हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आकलन के साथ हम आपके अपने शो सियासी गलियारे में रखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फ्रेश एपिसोड की। ऑनलाइन आंदोलन के बाद आधी रात क्लर्क 2019 के पेपर के परिणाम घोषित कर दिए गए। सीएम मनोहर लाल ने सभी 4,798 चयनित छात्रों को बधाई दी, लेकिन अभी भी कई एग्जाम ना तो रिजल्ट जारी हुआ है, ना एग्जाम की घोषणा हुई है, ना ही लंबे समय से कई परीक्षाएं हुए हैं, जिसको लेकर युवा अब सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। अब की बार सरकार वर्सेस बेरोजगार। अब बेरोजगार बचाएंगे ताली थाली। बेरोजगार तालियों से गूंजेगा हरियाणा। सरकार सुनेगी बेरोजगार थालियों की आवाज। कोरोना काल में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने सरकार की एक अपील पर एकजुटता दिखाई और ताली थाली की गूंज से पूरा हिंदुस्तान गूंज उठा था। क्या पता था किसी को कि यही ताली और थाली कभी किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ भी बजेगी। हरियाणा के युवाओं ने 5 सितंबर को सरकार को घेरने का फैसला किया है। 5 सितंबर को 5 बजे हरियाणा के युवा 5 मिनट के लिए ताली और थाली के जरिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा सरकार को घेरेंगे। जी हां, जरूर बजेगी। प्रदेश के बेरोजगार युवा हरियाणा सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर आंदोलन करेंगे, वो भी 5 सितंबर को ठीक 5 बजे और 5 मिनट के लिए। गूंजेगा हरियाणा एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से, थालियों की गूंज से, क्योंकि बेरोजगार युवाओं को लगता है कि सरकार को जगाए बिना तो भर्ती निकलेगी नहीं। एक और अभियान चला रहे हैं 5 तारीख को, 5 सितंबर को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए हम लोग थाली ताली घंटी बजाकर बेरोजगार जितने भी युवा हैं सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जितने भी बेरोजगारों से रिलेटेड मुद्दे हैं उन्हें सरकार सुने और उन्हें रिजॉल्व करे। दरअसल प्रदेश के लाखों युवाओं ने ऑनलाइन अभियान चलाया जो ट्रेंडिंग में रहा और विपक्ष ने साथ दिया, सरकार को जगाया तो आधी रात को ही क्लर्क 2019 के नतीजों को घोषित कर दिया गया। प्रदेश की विपक्षी पार्टियों से लेकर राज्य के बेरोजगार युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की और रिजल्ट जारी करना उसी का असर कहा जा सकता है। हरियाणा के लाखों युवा बेरोजगार हैं और कुछ ऐसे युवा हैं जिनके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एग्जाम लिया हुआ है, लेकिन उनके भर्ती के नतीजे जारी नहीं किए जा रहे। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 3 तारीख को क्लर्क की जो सबसे बड़ी भर्ती जो पेंडिंग थी उसके नतीजे जारी कर दिए हैं। 4,798 पदों के लिए सरकार की तरफ से परिणाम जारी कर दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी चयनित छात्रों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा क्लर्क भर्ती में चयनित सभी 4,798 युवाओं को हार्दिक बधाई। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के ध्येय को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लेकर आए हैं और मेहनती युवाओं ने अपनी लगन और योग्यता से नौकरी हासिल की है। सभी को मेरा आशीर्वाद। ये सब जो हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये सब उन्हीं छात्रों के रोल नंबर हैं जिनका सिलेक्शन इस पेपर में हुआ है। हालांकि अभी भी ऐसे कई एग्जाम हैं जिनके परिणाम जारी नहीं हुए।
कांग्रेस लगातार इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थी, छात्र, नौजवान सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, ट्विटर और सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं। इन युवाओं की पीड़ा क्या है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 4-4, 5-5 साल से अलग अलग पदों का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया। जानकारी के मुताबिक जेबीटी पास 90,000 अभ्यर्थी भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 8 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है। आखिरी भर्ती 2012 में कांग्रेस सरकार ने की थी। चलिए एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक किन किन परीक्षाओं के नतीजे नहीं आए हैं और लंबे वक्त से किसके पेपर नहीं हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में हजारों भर्ती अटकी पड़ी है, लेकिन सरकार नतीजे जारी नहीं कर रही। प्रदेश के युवाओं ने सरकार से मांग की है पीटीआई बहाली की, जेबीटी भर्ती की, टीजीटी भर्ती की, पीजीटी 2015 पेंडिंग भर्ती की, एक्साइज इंस्पेक्टर 2015 भर्ती की, टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2015 भर्ती की, पंचायत ऑफिसर 2015 भर्ती, फूड एंड सप्लाई ऑफिसर 2015 भर्ती, पीजीटी संस्कृत भर्ती। इन सभी मुद्दों पर सरकार से वो जवाब चाहते हैं। हालांकि इस बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने क्लर्क की एक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी करीब 20 भर्तियां ऐसी हैं जिनके नतीजे कर्मचारी चयन आयोग के पास एक तिजोरी में बंद है और हरियाणा के जो युवा हैं उन भविष्य की चिंता सता रही है। उनका भविष्य ये कह सकते हैं कि एचएसएससी के मुट्ठी में बंद है। यानी सड़कों पर उतरने और ऑनलाइन आंदोलन के बाद क्लर्क 2019 के रिजल्ट जारी कर दिए गए, लेकिन बेरोजगार युवाओं के मुताबिक अभी और भी ऐसे एग्जाम हैं जिनके परिणाम जारी करने पर सरकार की नजर शायद नहीं है। इसलिए अब हरियाणा में एक बार फिर से एकजुटता दिखेगी, लेकिन सिर्फ लाखों बेरोजगार युवाओं की तालियां बताएंगी कि उनके पास नौकरी नहीं है और सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही। कर ली रणनीति तैयार युवाओं ने, प्रदर्शन होगा जोर से, जगाने की कोशिश होगी सत्ता को थालियों के शोर से। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा कर्मचारी आयोग ने क्लर्क भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया। इस भर्ती में कुछ असफल रहे अभ्यर्थियों ने हालांकि आपत्ति भी जताई है। चयन आयोग ने क्लर्क की भर्ती का नतीजा जारी कर दिया है और 4800 पदों पर विज्ञापन कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया था और उसके लंबे समय के इंतजार के बाद जो इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी थे उनके नतीजे फाइनल नतीजे जारी हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जो आज हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। देर रात को रिजल्ट जारी हुआ है और अभ्यर्थी जो है जो असफल रहे हैं वो ये अभ्यर्थी हैं। इनका ये कहना है कि जो कट ऑफ जो लिस्ट है उसके मुताबिक उनके नंबर बनते हैं, लेकिन इनका सूची में नाम नहीं है। इनकी क्या आपत्ति है, क्यों ये यहाँ पर आए हैं? आज आप लोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, किस वजह से आपको यहाँ पे आना पड़ा? क्योंकि नतीजा तो जारी कर दिया है। सर कल नतीजे जारी कर दिए गए, लेकिन जो जनरल की कट ऑफ है वो 69 पे गई है, लेकिन कई बच्चों की 72 भी है, 71 है, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो एचएसएससी जो हमने ऑब्जेक्शन एचएसएससी ने मांगे थे वो हमने दिए थे, उनका ना तो हमको पता लगा कि उनमें से मार्क्स बढ़े हैं घटे हैं, ना कोई अपडेटेड आंसर की अभी तक आई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मार्क्स डिक्लेयर किए जाएँ और रिजल्ट रिवाइज किया जाए दोबारा से। जितने भी लोग तमाम लोग आए हैं ये इनकी सभी की यही आपत्ति है। आपका बता रहे थे कि आप मेरे नंबर जा मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 66 कट ऑफ लगी है, बट मेरे 72 मार्क्स है ऑफिशियल इनके आंसर के हिसाब से। एचएसएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मेरे 72 मार्क्स हैं और इन्हीं की ऑफिशियल कट ऑफ है 66, बट मेरा लिस्ट में नाम नहीं है कहीं भी। मैंने डीवी करवा ली, मैंने क्लर्क प्रेफरेंस भर दिया, सब कुछ भर दिया। अगर डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती तो इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी जिनकी डॉक्यूमेंट में कमी थी कि ये बच्चे दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करें। उस लिस्ट में हमारे में से किसी का नाम नहीं था कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी, बट फिर भी हमारा लिस्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है।
कर्मचारी चयन आयोग ने नतीजा जारी किया है और उसमें जो कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी की है उसमें इनका ये कहना है कि वो इस कट ऑफ के ऊपर स्टैंड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका फाइनल सूची में नाम नहीं है। हालांकि इन युवाओं का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता की बात की है, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री को इन तमाम चीजों की जानकारी ना हो, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग में इस तरीके की दिक्कतें इनको सामने आई है, ये इनका आरोप है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव से ठीक पहले क्लर्क भर्ती 2019 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और इससे पहले सरकार ने जींद उपचुनाव के समय भी ग्रुप डी के परिणाम घोषित किए थे, जिस पर विपक्ष ने राजनीति का आरोप लगाया था। उपचुनाव से पहले परिणाम पर पॉलिटिक्स, बड़ौदा उपचुनाव में पॉलिटिक्स स्टंट, युवाओं को नौकरी देकर जीतेंगे बड़ौदा। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, और जनाब राजनीति जंग से कम नहीं, इसलिए यहां भी सब जायज है। दरअसल ग्रुप डी के बाद अगर कोई सबसे बड़ी भर्ती हरियाणा में हुई है तो वो है क्लर्क 2019 की, जिसका रिजल्ट बीती आधी रात यानी कि रात 12 बजे किया गया। दरअसल प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव था, तो उससे पहले ग्रुप डी में बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती हुई, जिसे विपक्ष ने पॉलिटिकल स्टंट करार दिया था। और अब ऐसी ही बात कही जा रही है, क्योंकि अब फिर से राज्य की एक विधानसभा सीट बड़ौदा में बाई इलेक्शन है और उपचुनाव से ठीक पहले ही अब क्लर्क की भर्ती जारी कर दी गई है। ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि सरकार की नीयत, जैसे आपने कहा, केवल चुनाव को देख के ऐसे कुछ रिजल्ट्स निकाले जा रहे हैं, बाकी सारे रिजल्ट तो पेंडिंग है, अभी बाकी सारी भर्तियां पेंडिंग है। और परिस्थिति ऐसी होगी सरकारी नौकरी के विषय में, एक बड़ी मुश्किल से रिजल्ट निकला, बाकी रिजल्ट पेंडिंग, सरकारी नौकरी नहीं निकाल नहीं रहे। बाई इलेक्शन से भर्तियों का कनेक्शन, अब बड़ौदा में जींद उपचुनाव का स्टंट, बड़ौदा हलके के कितने छात्रों का चयन। दरअसल ग्रुप डी में प्रदेश भर के 18,218 युवाओं को नौकरी दी गई थी और जींद में भी काफी युवाओं का हुआ था। और फिर से क्लर्क 2019 के नतीजे जारी हुए, जिसमें राज्य के 4,798 छात्रों का चयन हुआ। हालांकि बड़ौदा में कितने युवाओं का इसमें चयन हुआ, ये सटीक जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हलके से कई छात्रों की भर्ती हुई है। और अब फिर से सरकार पर बड़ौदा उपचुनाव पर पॉलिटिकल स्टंट खेलने के आरोप लगने शुरू हो गए। समय और नजाकत के साथ फैसला, दूरगामी परिस्थितियां भांपने का निर्णय। छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया, विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और जनता टीवी की तरफ से सियासी गलियारे में शाम 7 बजे ये मुद्दा उठाने के बाद आधी रात को सरकार की नींद टूटी तो क्लर्क 2019 के रिजल्ट जारी कर दिए गए। जनता टीवी ने प्रमुखता से जानकारी के साथ सरकार तक आवाज पहुंचाई, लेकिन राजनीति भी कई तरह से होती है। अच्छी पार्टी वही होती है जो समय से पहले परिस्थितियों को भांप ले, और इतना तो आप खुद भी समझते होंगे कि ये कहने का तात्पर्य क्या है। शायद सही होगा ये कि सरकार ने ये फैसला समय और नजाकत के साथ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए कुछ और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी की आगामी नीति, प्रदेश में संगठन विस्तार और बड़ौदा उपचुनाव सहित कई अहम मुद्दों पर जनता टीवी से खास बातचीत की। सर, बहुत सारी मीटिंग्स की आपने, जिलाध्यक्ष की भी मीटिंग की, क्या कुछ खास रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर? देखिए, 17 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक सेवा कार्य चलाएंगे, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का एक विषय रहेगा, जिसमें थैले के कपड़े गाँव में वितरित करेंगे कि मोदी जी को हाँ, प्लास्टिक को ना। संगठन का विस्तार कब तक करने जा रहे हैं? सितंबर माह में हमारी जो तीनों तरह की इकाइयाँ हैं, मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, उनकी कार्यकारिणी नहीं बनी है, जिला अध्यक्ष बन गए हैं, कार्यकारिणी नहीं बनी है, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, कार्यकारिणी बननी है। सितंबर माह में तीनों लेवल के 3 टायर जो हमारा है, सारों की कार्यकारिणी बनकर रचना पूरी कर लेंगे, ऐसा एक कैलेंडर लेके चल रहे हैं। सर, पिछले कुछ दिनों में चाहे मंत्रियों की बात करूं या विधायकों की बात करूं, कल भी आरोप लगाए गए थे देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा, और पहले ओम प्रकाश यादव ने भी आरोप लगाए थे कि सरकार में जो अधिकारी हैं वो नहीं सुनते हैं, और कल 5 लाख रुपए तक की रिश्वत लेने की तक की बात करी थी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो भी आवाज़ उठती है उस आवाज़ का उत्तर भी नहीं है, जहाँ सवाल है वही जवाब भी है। सवाल उठना लोकतंत्र में ये लोकतांत्रिकता है, और उस कारण से
बुलंदी के साथ कोई आदमी अपनी आवाज़ उठाता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी, उसके उत्तर भी मिलते हैं। तो इसलिए सरकार परिष्कार पर, अच्छा करने पर, कुछ दिक्कत है तो उसको सुधारने का काम तुरंत से करती है। यहाँ आवाज़ों को दबाया नहीं जाता, यहाँ सुधार किए जाते हैं। यही इस पार्टी का वैशिष्ट्य है, इस सरकार का वैशिष्ट्य है। जीडीपी लगातार गिर रही है सर, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कुछ खास कदम आपकी तरफ से उठाए जाने हैं? क्योंकि अब काफी लंबा वक्त हो चुका है सर सरकार को बने हुए, 2014 से ये सफर शुरू हुआ था और अब अभी तक जारी है। देखिए, ये एक आप सबको जानकारी है, सारे मीडिया को जानकारी है, वैश्विक दिक्कत है। इस समय एक महामारी पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में व्यवसाय कुछ समय के लिए बंद रखने पड़े हैं और इसमें सबसे पहले ये था कि लोग बचें, सुरक्षित रहें। उसके साथ साथ अब चीज़ों को सही से खोला जा रहा है और सब सारे व्यवसाय अपने पूरे उस पर आएंगे। मैं कहूँगा कि जैसे सूर्य शिखर पर आता है, ऐसे अपने पूरे वैभव पर पहुँचेंगे तो सब चीज़ें उसी प्रकार से आर्थिक गतिविधियाँ तेजी के साथ बढ़ेंगे तो जीडीपी भी ऊपर उठेगा। बड़ौदा चुनाव सर अपने चरम पर है, क्या कुछ उसके परिणाम को लेकर देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के लिए एक चैलेंज है क्योंकि ये कांग्रेस की सीट थी, लेकिन कांग्रेस को के पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल ख्याली बातें हैं, कुछ ले नहीं सकते क्योंकि खजाने की चाबी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के पास है, दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ जाएंगे, उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा जाएंगे तो केवल बात बना के आएंगे, कुछ दे नहीं सकते। बाद में शायद 4 साल जाए भी ना हो, क्योंकि देने के लिए कुछ नहीं होता तो आदमी जाने से भी बचता है। तो उस नाते से अब बड़ौदा के लोग विकास चाहते हैं और उनको समझ में आ गया है कि भाई कलोई में सड़क चौड़ी है और बड़ौदे में टेढ़ी है। मैंने बार बार मीडिया में पूछा है कि हुड्डा साहब 10 आइकॉनिक काम बता दें जो इतना बड़ौदा पर प्रेम जताते रहे कि उन्होंने 10 काम जो है बड़ौदा में कराए। और मैं तो हुड्डा साहब को भी कहता हूँ, अगर सच्चा प्रेम वो गुवांडी के नाते से बड़ौदा से करते हैं तो उसको कह देना चाहिए कि जाओ बीजेपी के साथ विकास करा लो कि भाई मेरा फिर देख लेंगे। तो ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने अपने तमाम सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं जनता से जुड़े जो सवाल थे उनका जवाब दिया। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ जनता टीवी गुरुग्राम। जी हाँ, तो ओम प्रकाश धनखड़ कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आया और जब जनता टीवी ने ये सवाल किया कि बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उन्होंने सीधे तौर पर कोरोना को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन दरअसल हरियाणा की स्थिति कोरोना काल से पहले भी बहुत अच्छी थी, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि अप्रैल की अगर हम बात करें तो उस समय भी 46% के करीब बेरोजगारी दर हरियाणा में थी और मौजूदा दौर में अगर हम बात करें तो हरियाणा टॉप पर है। सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में कहीं बेरोजगारी है जिन जिन स्टेट्स में, तो सबसे पहला नाम हरियाणा का आता है, जहां पर 33% इस वक्त बेरोजगारी दर है। और हरियाणा से जो पड़ोसी राज्य हैं जिनकी बार बार दुहाई दी जाती है, ये कहा जाता है कि वहाँ से कोरोना आ रहा है, अगर उन स्टेट्स की भी बात करें तो दिल्ली में 13.8% बेरोजगारी दर है, पंजाब में 11.0% और राजस्थान में 17.5%। ये आंकड़े जो हैं वो दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए ही कोरोना नहीं है, बाकी प्रदेशों के लिए भी कोरोना है, तो फिर आखिर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में ही क्यों है? चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने सरकार पर कई मुद्दों पर हमला बोला। उन्होंने कृषि अध्यादेशों का विरोध किया तो वहीं खराब फसलों का मुआवजा न मिलने पर भी प्रहार किया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पर है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुआवजे के नाम पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार की तरफ से खराब हुई फसलों को लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया था, लेकिन मुआवजा तो दूर, गांव में लोगों तक सत्ता का कोई नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा। उनका कहना है कि राज्य सरकार का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। 50-50 हजार रुपये एकड़ की फसल की पक करके तैयार थे। मुझे लगता नहीं कि उस किसान की भरपाई सरकार करेगी। सरकार इसमें भी भेदभाव करेगी और मुआवजे के ऊँट के मुंह में जीरे तक सीमित करके किसान पे आसान करने का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कृषि अध्यादेशों को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि ये बात किसान की करते हैं, लेकिन चिंता उद्योगपतियों की करते हैं। अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों को कमजोर करने की नई नई योजनाएं ला रही है। अगर ये अध्यादेश लागू हो गए
तो अन्नदाताओं की हालत बेकार हो जाएगी। बात किसान की करते हैं, चिंता इंडस्ट्री वाले की करते हैं। किसान को तो कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए रोज नई योजनाएं बनाई जाती हैं। 3 ऐसे अध्यादेश आ रहे हैं, अगर वो लागू हो गए तो देश का किसान जो है वो लेबर क्लास में शिफ्ट हो जाएगा और किसान अपनी जमीन बेचने पर बैठे। इसके अलावा इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ गई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। साथ ही आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री विधायक की भी अधिकारी सुनवाई नहीं करते। ऐसा लगता है कि सरकार है ही नहीं। प्रदेश के अंदर लैंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? अभी नारनौल के अंदर भी एक मामला आया था, जो वायरल वीडियो हुई थी, एसपी ने एक मामला दर्ज करवाया था। कानून व्यवस्था था ही नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा है। आज मंत्री रोते घूमे, एमएलए रोते घूमे। एक मंत्री का वीडियो है, आज एक एमएलए का भी आ रहा है, वो आपने मेरे ख्याल देखा नहीं होगा। वो भी इसी तरह रो रहा है बेटे अधिकारियों पे, वो भी इस तरह इस लेवल के अधिकारियों को जो जेई लेवल के जो अफसर हैं उनके बारे में जाना है। तो सरकार तो है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के प्रकरण को रखा और कहा कि ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जिनके अधिकारी सुनते तक नहीं। और चलते चलते अभय चौटाला ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सियासत की इन्हीं तमाम अपडेट्स के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे सोमवार के दिन मुलाकात हो गई। दीजिए इजाजत। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।